गुड इवनिंग यार। लेक्चर जो है 5:20 से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। कितने बजे लेक्चर छूटा था तुम लोग? 5:10 के पास, तो 5:20 से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5:20 से लेक्चर स्टार्ट करते हैं, वेट कर लेते तो लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं ना। वर्क पावर एनर्जी होगा, लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चन करेंगे अपन सर्कुलर मोशन का। तो अभी सर्कुलर मोशन ही है, एक दो क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के, फिर वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग यार। देखो यहाँ से पहले कुछ समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले। मान लीजिए कि एक ऐसा रॉड दिया हुआ है, रॉड, थिन रॉड, थिन रॉड। थोड़ा मैं, हाँ, वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे। एक दो क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का, वो मैं करा देता हूँ, फिर वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट होगा। ये क्या है? थिन रॉड है। सर्कुलर मोशन लिखा ना यहाँ पे। एक ऐसा है थिन रॉड है, तो यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मैं आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या सेंटर ऑफ मास जो बोल दीजिए, उसमें एक चीज पढ़ाऊंगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो दो टाइप का होता है। एक होता है डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट में क्या होता है? पॉइंट मास आता है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? वेयर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द एरिया, या थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो वैसा आता है। तो यहाँ पे एक थिन रॉड ले लिया है, ये थिन रॉड है। तो यहाँ पे मास क्या है? हेयर मास इज distributed throughout the length. Here mass is distributed throughout the length. Throughout the length. यहाँ पे जो मास है वो पूरे लेंथ में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वैसा ही स्ट्रिंग होगा। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। गुड इवनिंग है। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, ये भी यूनिफॉर्म रॉड है, ये भी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है मतलब मास हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है। इस टाइप से रिंग आएगा, रिंग, ये आपका रिंग है। तो यहाँ पे जो मास है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे मास जो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लीनियर। लीनियर मतलब थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ। तो यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसा है? हियर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ। तो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो आप क्या करोगे? जैसे अगर आपने एक रॉड लिया है, इसका मास m है, इसका मास m है, और लेंथ l है। मास m एंड लेंथ l यूनिफॉर्म है। तो आप क्या बोलोगे? फॉर लेंथ l, लेंथ l, तो मास क्या बोलोगे आप? फॉर लेंथ l मास क्या है? m है। अगर इसका 1 यूनिट लेंथ होगा तो मास कितना होएगा? तो m/l होएगा, m/l। तो अगर इसका, इस m/l को क्या बोलते हैं? m/l क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है। मास पर यूनिट लेंथ मतलब 1 यूनिट का मास इतना होगा, है ना, मास पर यूनिट लेंथ। तो इसी को बोलते हैं लैम्डा। यस, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। यही चीज क्या होती है? लीनियर मास डेंसिटी। इसी टाइप का आगे आएगा, जहां पे एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसको बोलेंगे सरफेस मास डेंसिटी या एरियल मास डेंसिटी। जहां पे वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसको बोलेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो इतना पार्ट जो कंसिडर किया है, इसका मास है में, लेंथ है, लेंथ इतना। अगर इसी में मैं एक स्मॉल सा एलिमेंट लूं, ये किससे मिलकर बना होगा? स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना होगा। एक स्मॉल सा एलिमेंट लूं और इसका लेंथ बोल देता हूं मैं dx। क्या? dx। तो मास ऑफ dx लेंथ कितना आ जाएगा? मास ऑफ dx लेंथ। तो इसका मास जो होगा वो स्मॉल सा मास होगा, इसीलिए dm। इसका जो मास है इसको मैं dm बोल देता हूं। तो मास ऑफ dx लेंथ, तो देखो 1 यूनिट का मास कितना है? m/l। तो dx लेंथ का मास कितना होगा? तो m/l इंटू dx, m/l इंटू dx। इसी को क्या लिखेंगे? m/l क्या है? लैम्डा।
तो लैम्डा इंटू dx, तो dm क्या हो जाएगा, मास ऑफ dx लेंथ इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट। तो dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। आई बात समझ में? इतना नोट कर लीजिए, इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, इसका यूज होगा, उसके बाद सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा अपना, फिर वो पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे। नहीं होना चाहिए, नेट फास्ट चल रहा है अभी। नोट कर लीजिए एक बार। वैसे ये मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करूंगा बट इस चैप्टर में नहीं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में डिस्कस करेंगे। यस, एक मिनट नोट करने दो यार सबको। लैम्डा किसी का फंक्शन हो सकता है, एक्स का फंक्शन हो सकता है, लैम्डा यहाँ लेंथ का फंक्शन हो सकता है। नहीं नहीं, मास, इसका भी मास ऐसे होगा ना, जैसे एम एल, इसका भी मास एल, लेंथ एल, तो हर जगह पे ऐसा ही आएगा। अगर आप स्मॉल एलिमेंट इसमें लो, रॉड में लो, स्ट्रिंग में लो, या इस रिंग में लो, स्मॉल एलिमेंट ये वाला, है ना, तो इसका कि क्या आएगा मास, तो लैम्डा इंटू इसका जितना लेंथ होगा, अगर डीएल लेंथ मान रहे हैं तो लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा इंटू डीएल। यहाँ पे एक ऐसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसीलिए इसमें क्या जो एलिमेंट आएगा, जो भी आप एलिमेंट लोगे तो उसके लेंथ में मास। देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा हूं मैं, कि जैसे ये यहाँ पे 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर का मास मान लीजिए 5 kg है। हाँ यस, देखो यहाँ से समझो, इसको ऐसे समझिए, ये लेंथ है 5 मीटर, इसका मास कितना है, 5 kg है। तो मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास जो है वो पर यूनिट लेंथ में कितना होगा, मतलब 1 मीटर का मास कितना होगा ये बताओ। मास ऑफ 1 मीटर क्या लिखोगे, 5/5, करेक्ट, हाँ 1 kg। 5/5 मतलब m/l लिख रहे हो, m/l, है ना। तो अब बताओ, अगर 1 यूनिट का मास m/l है, तो 2 यूनिट का मास कितना, तो 2 × m/l, वही काम कर रहे हैं। 1 यूनिट का मास m/l है, तो dx का कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx। तो ये किस में आएगा, जहां पे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे ऐसा आएगा, तो वो किस में होगा, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ। तो थिन रॉड में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, रिंग में आएगा। नहीं नहीं, लैम्डा नहीं आएगा वहां पे, वहां पे तो डिस्क्रीट मतलब पॉइंट मास, पॉइंट मास उसको मैं डिस्कस करूंगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, क्या होता है डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा डीएक्स, है ना, तो ये आएगा लैम्डा डीएक्स। डन, नोट कर लीजिए थोड़ा फास्ट। देखिए यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है, इसका क्या यूज है वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ऐसा देखो, अ मेटल रिंग, a metal ring of mass m and radius r, and radius r is placed
on a smooth horizontal table. Smooth horizontal table, and is set rotating about its own axis, its own axis, in such a way that each part of ring moves with velocity v. Find the tension in the ring. Find the tension in the ring. रिंग में टेंशन बताना है. नोट कर लीजिए क्वेश्चन को पहले, है ना, क्योंकि रिंग में टेंशन तो होगा. रिंग में टेंशन नहीं होगा तो रोटेट नहीं कर पाएगा वो. तो उस टेंशन को कैसे फाइंड करेंगे वो समझ लेते हैं. उस टेंशन को कैसे फाइंड करेंगे? नहीं, फाइंड द टेंशन बताना है, एसी नहीं. टेंशन मतलब ये रिंग है ना, ये रिंग है, तो इस रिंग में टेंशन आएगा ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे. जैसे स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा ना, तो वैसे ही रिंग है. हाँ, हर पार्ट पे टेंशन होगा. अच्छा, हर जगह पे टेंशन कहीं पे भी फाइंड करोगे तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. यस, टेंशन क्या होगा? सेम. अगर टेंशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये रिंग सर्कुलर नहीं हो सकता है. टेंशन अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये रिंग सर्कुलर नहीं हो सकता है. तो किसी भी पार्ट में फाइंड कर लेंगे, कोई भी एक स्मॉल सा एलिमेंट लेंगे, उसमें फाइंड कर लेंगे. तो अब देखो, नोट कर लिया क्वेश्चन नोट कर लीजिए. अब देखिए, ये रिंग है. अब ये एक्सिस है इसका, इसके अबाउट ये रिंग क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में. ऐसा रोटेट कर रहा है. ठीक है, ये ऐसा रिंग रोटेट कर रहा है, और इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? v है. मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है. तो अब क्या करेंगे, इसमें टेंशन फाइंड करना है, तो कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा, कोई एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, है ना. तो मैं मान लेता हूँ एक स्मॉल सा एलिमेंट लेता हूँ डी थीटा का. डी थीटा इज वेरी स्मॉल. पता है आपको, डी थीटा इतना भी नहीं होने वाला है. डी थीटा इतना, डी थीटा वेरी स्मॉल. यहाँ से होगा तो यहाँ पे ऐसा रहेगा. ये डी थीटा है. अच्छा, एक चीज पता है क्या? जैसे अगर साइन थीटा लिख दिया मैंने, या टैन थीटा लिख दिया, ऐसा है. इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ यहाँ पे टेंशन हर जगह पे क्या होगा? सेम होगा. नहीं होगा तो सर्कुलर नहीं हो सकता है. इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, आपने पढ़ा होगा, देन साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा टैन थीटा इक्वल्स टू थीटा. यही हो जाता है. साइन थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाता है. तो वही काम करेंगे. डी थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला. ठीक है. अब देखो, इस पूरे का यूनिफॉर्म रिंग है, तो इस पूरे का मास क्या है? m. तो इसका लैम्डा कितना? m बाई l. l कितना है? तो 2 पाई r. l कितना है? 2 पाई r. ये पूरा l है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई r. मैं इतना l, ये पार्ट को कंसिडर कर रहा हूं, तो इस पार्ट को देखिए, लैग कर रहा है. नहीं यार, नेट तो बहुत, अरे एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है यार? नेट तो फास्ट चल रहा है यार. एक मिनट. हाँ? नेट तो फास्ट चल रहा है, सबका हो रहा है, मतलब हो रहा होगा. ओके, देखो यहाँ, तो अब इस एलिमेंट को, ये जो स्मॉल एलिमेंट है, बट उसको थोड़ा मैं इलाज करके ऐसे शो कर रहा हूँ कि समझ में आपको. ये वाला एलिमेंट है, इसका सेंटर यहाँ पे, और ये वाला एंगल डी थीटा है. तो यहाँ से क्या किया मैंने, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये डी थीटा बाई 2 है, और ये भी डी थीटा बाई 2 है. ये एलिमेंट है, ये वाला. तो अब देखो, टेंशन किस टाइप का फोर्स होता है?
उल्टा ही फोर्स होता है। तो यहाँ पे इस वाले को ये इस साइड पुल कर रहा होगा और इस वाले को ये इस साइड पुल कर रहा होगा। तो अब देख लीजिए यहां से ये डी थीटा बाई टू है, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये डी थीटा बाई टू है, तो ये भी क्या आएगा आपका, इट वुड बी डी थीटा बाई टू। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपका रेडियस है और ये यहाँ पे टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई टू, ये 90 माइनस डी थीटा बाई टू है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा, टी कॉस डी थीटा बाई टू, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, टी साइन डी थीटा बाई टू। सिमिलरली यहाँ पे फाइंड करोगे तो टी कॉस डी थीटा बाई टू आएगा, और ये वाली वैल्यू टी साइन डी थीटा बाई टू आएगा। अब यहीं पे बैठ जाओ तो आपको लगेगा कि इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इस साइड, एफ सी एफ, जिसकी वैल्यू कितनी है, इसका मास डीएम मान लेते हैं, इस वाले रिंग का मास क्या है, डीएम है, इतने पार्ट का, तो डीएम इंटू वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया। देखो ये फोर्स और ये फोर्स कैंसल आउट हो जाएगा। फिर से समझिए, मैं एफबीडी इतने पार्ट का, ये जो पार्ट कंसिडर कर रहा हूं ना, इसी का एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, वही लिया है, ये एंगल डी थीटा है, यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर बना लिया, तो ये डी थीटा बाई टू हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन किस टाइप का फोर्स है, पुल टाइप फोर्स है। बेसिकली ये इस लाइन के बोर्ड क्या है, सिमेट्री है, इस लाइन के बोर्ड क्या है, सिमेट्री है। तो ये टेंशन पुल टाइप फोर्स है, तो ये यहाँ पे भी टेंशन आएगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी टेंशन इस डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा इसको इस साइड, ये पुल कर रहा होगा इसको इस साइड। ये एंगल डी थीटा बाई टू है, तो ये एंगल भी डी थीटा बाई टू होगा, डी थीटा बाई टू है, ये भी डी थीटा बाई टू हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। ये डी थीटा बाई टू है, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई टू, 90 माइनस डी थीटा बाई टू। अब ये वर्टिकल देख लीजिए यहाँ से, वर्टिकल मतलब इससे ये वाई एक्सिस मान लीजिए, ये एक्स हो जाएगा, ये 90 माइनस डी थीटा बाई टू है, तो ये डी थीटा बाई टू हो जाएगा। सिमिलरली जैसा यहाँ पे एंगल आ रहा है वैसा यहाँ पे आएगा, ये टेंशन टी है, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। और ये रिंग का जो स्मॉल सा एलिमेंट लिया है, स्मॉल एलिमेंट है ना, ये स्मॉल एलिमेंट, इसका लेंथ कितना होगा, डीएल। डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेडियस आर है, ये जो आपको आर्क दिख रहा है, ये रेडियस आर है, और एंगल कितना है, डी थीटा, तो लेंथ क्या होता है, आर डी थीटा। इस पूरे का लेंथ कितना है, आर डी थीटा होगा ना लेंथ। तो ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल है, दिख रहा है टी कॉस डी थीटा बाई टू है, टी कॉस, ये कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब ये जो फोर्स है ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, या ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में कितना है, टू टी साइन डी थीटा बाई टू इक्वल्स टू एफ सी एफ हो जाएगा, डीएम इंटू वी स्क्वायर बाय आर, डीएम इंटू वी स्क्वायर बाय आर। ये बात आई समझ में, नोट कर लीजिए एक बार। यस, वही होएगा। ये बताओ, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क क्या लिखते थे, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, थीटा अपॉन टू पाई आर, थीटा अपॉन टू पाई इंटू टू पाई आर। तो टू पाई कैंसिल कर दो, तो थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर, तो इसका थीटा डी थीटा है और रेडियस आर है, तो इसीलिए डीएल इक्वल्स टू आर डी थीटा, डीएल इक्वल्स टू आर डी थीटा।
नोट कर लिया इसको। तो यहां से इस फोर्स को इस दोनों फोर्स से क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। क्वेश्चन तो ये है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से एफ सी एफ इक्वल्स टू 2t साइन डी थीटा बाई 2, है ना। एफ सी एफ कितना होएगा, डी एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर 2t, इसको लिख सकते हैं डी थीटा बाई 2, है ना, ब्रैकेट में, सिंस डी थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू कितना, डीएम कितना हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा इंटू डीएल इंटू वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू 2t डी थीटा बाई 2, 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या है, m बाई 2 पाई आर, डीएल क्या है, आर डी थीटा इंटू वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू टी इंटू डी थीटा। तो डी थीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आई है, तो टी आ गया एम वी स्क्वायर बाई 2 पाई आर। तो ये टेंशन हो गया रिंग में, ये एम वी स्क्वायर बाई 2 पाई आर। आई बात समझ में। तो जहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां पे आपको एक एलिमेंट लेना पड़ता है, नहीं करें, नहीं नहीं, डी थीटा स्मॉल है तभी नेग्लेक्ट करते हैं ना, ऐसे समझो। मान लीजिए एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये ऐसा ट्रायंगल, ये एक्स है, ये वाई है, वाई इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एक्स, तो वाई अगर स्मॉल होगा, वरना ये अगर 90 डिग्री बना लो तो ये ऐसा दिखेगा, बट वाई इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एक्स, तो इसको आप एक्स मान सकते हैं। अगर ये एक्स होगा तो ये थीटा होगा, तो यहाँ से देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा इज वाई अपॉन एक्स, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, वाई बाई एक्स। और देखो अगर ये x है, ये x है, तो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, और इतने पार्ट को आप लेंथ ऑफ आर्क मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल्स टू रेडियस इंटू ये, y इक्वल्स टू आर थीटा, तो x थीटा हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क y है, रेडियस x है, एंगल थीटा है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई एक्स, हेंस साइन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू थीटा। अगर एस ग्रेट, अगर ये वैल्यू, ये थीटा अगर ग्रेटर होगा, तो ये x, ये x, ये y, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो साइन थीटा अलग आएगा। थीटा को डायरेक्टली आप y के टर्म्स में नहीं लिख पाएंगे, y x के टर्म्स में, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट, तो अभी इसको सेंटर नहीं मान सकते, इसको लेंथ ऑफ आर्क अज्यूम नहीं कर सकते आप, तो उसके इसमें साइन थीटा को थीटा नहीं लिख पाएंगे। ये कब होगा, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तभी आएगा, वरना यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू y बाई एक्स हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू, सॉरी, tan थीटा की वैल्यू y बाई एक्स हो जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे साइन थीटा tan थीटा के इक्वल भी नहीं है, और ये लेंथ ऑफ आर्क नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। dm इक्वल्स टू, dm क्या होगा, dm क्या बताया था, लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा क्या था, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना है इसका 2 पाई आर, रेडियस आर है तो लेंथ कितना होगा 2 पाई आर इंटू डीएल, डीएल कितना है आर टी थीटा, लैम्डा इंटू डीएल, 2 नहीं है ये, कहाँ लिखा 2, ये तो लैम्डा है ना, क्लियर। नोट करना है क्या, नहीं किया इसको, नोट कर लो थोड़ा फास्ट।
नहीं नहीं, ये तो समझ में आना चाहिए ना, ये सब स्मॉल थीटा वो तो आपको पहले से पता है। एक क्वेश्चन ऐसा है, ये रॉड है, थिन रॉड, थिन रॉड। अब ये रोटेट कर रहा है किसके अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, कितने से, ओमेगा से। इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ओमेगा से। और इसका मास m है, लेंथ l, यूनिफॉर्म रॉड है। यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहीं से स्टार्ट करें, यहाँ पे x की वैल्यू l है। तो फाइंड द टेंशन, find the tension in the rod as a function of x, rod as a function of x, function of x। ये गिवन है, ओमेगा गिवन है, एम एल ये सब गिवन है। एक्स के फंक्शन में टेंशन चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे नहीं फाइंड करना टेंशन, कहीं यहाँ पे फाइंड करना है एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ पे बताना है कि टेंशन क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए। नोट कर लीजिए, इसको मैं सॉल्व करूंगा फिर समझिए कैसे फाइंड करना है, क्या करना है। एक्स इक्वल्स टू 0 है ये, अरे यहाँ पे ये x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये x इक्वल्स टू l है, मतलब इसका लेंथ कितना है, l है। और यहाँ से आपको फंक्शन ऑफ x, ये फाइंड द टेंशन इन द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ x। यस, तो यहाँ पे भी एक स्मॉल सा एलिमेंट लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। ये x है, ये क्या है, x। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे इस एंड पे ये रॉड ऐसा है, इसका ये जो है ये वाला एक्सिस है, इसके वो ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। इस एंड पे टेंशन कितना होगा, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। इस एंड पे टेंशन क्या होगा, 0। मतलब एट x इक्वल्स टू l, t इक्वल्स टू 0। तो एक तो मुझे मिल गया कि जब x की वैल्यू l होगी तो वहां पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, 0। जब x की वैल्यू l होगी तो वहां पे टेंशन क्या होएगा, 0 होएगा। यहाँ पे कोई टेंशन थोड़ी है, अरे वही चीज तो बता रहा हूँ ना। ये बताओ ना, ये रॉड यहाँ से, ये वाला रॉड है, यहाँ पे अब एलिमेंट लोगे, ये देखो यहाँ से, अब कोई भी एलिमेंट यहाँ से लोगे, इसको कंसिडर करना है। तो अब कोई इतना ही एलिमेंट कोई कंसिडर कर रहा है, ये वाला, तो ये वाला एलिमेंट बनाओगे आप, तो टेंशन इस साइड लिखोगे ना यार, टेंशन को इस साइड लिखोगे ना, इस साइड थोड़ी टेंशन लिखोगे। यहाँ इसके बाद कोई एलिमेंट है क्या यहाँ पे, है ना, कुछ रॉड है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, तो इस साइड टेंशन कैसे आएगा। हाँ, अगर यहाँ से जस्ट यहाँ पे आप देखोगे तो टेंशन आएगा, बट जब लास्ट में जब x की वैल्यू l होगी, वहां पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, 0, है ना। इस साइड कुछ है ही नहीं, इसको पुल तो नहीं कर रहा है इस साइड, तो ये वाला यहाँ पे आएगा, इन सब के बीच आएगा टेंशन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये एंड हो जाता है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू l होगी, वहां पे इस साइड इसको पुल नहीं कर रहा है। जब आप एलिमेंट लोगे, एलिमेंट छोड़ दो, कोई भी सेक्शन कंसिडर करें यहाँ से यहाँ तक का एक, है ना, तब आप जब ये वाला पार्ट कंसिडर करोगे तो यहाँ पे तो टेंशन आएगा, यहाँ पे टेंशन आएगा, बट इस साइड टेंशन नहीं आएगा, टेंशन की वैल्यू 0। खुद से समझो ना, अगर ये टेंशन होता तो ये इस डायरेक्शन में इसको पुल करता ना, इस डायरेक्शन। आ रही बात समझ में। तो जब x की वैल्यू l होगी तो टेंशन 0 हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे एक स्मॉल सा एलिमेंट लेना है x डिस्टेंस पे, कि स्मॉल सा एलिमेंट लिया कितने का, dx। अरे टेंशन पुल करेगा, टेंशन की बात कर रहे हैं ना, FCF तो लगेगा ही उस पे, टेंशन पुल करेगा। क्या फाइंड कर रहे हैं, टेंशन ना, टेंशन आएगा वहां पे, ये बताओ। तो टेंशन की बात कर रहे हैं, FCF तो लगेगा ही, FCF को पुल करने की बात थोड़ी कर रहे हैं।
टेंशन के पुल करने की बात कर, टेंशन थोड़ी है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू 0, एफसीएफ तो आएगा, जो भी जितना भी आप सेक्शन यहाँ पे कंसिडर करो उसमें तो आएगा ना एफसीएफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब यहाँ पे क्या किया कि स्मॉल सा एलिमेंट कंसिडर किया, ये वाला। तो ये एलिमेंट देखो, इसका हर पार्ट, अगर ये इसके वॉट रोटेट कर रहा है, मतलब ये एक्सिस यहाँ पे ऐसा है और ये ऐसा रोटेट कर रहा है, तो ऐसा रोटेट कर रहा है, तो हर पार्ट का सर्कल का जो रेडियस होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे इसकी बात करो तो ये इस सर्कल में मूव कर रहा होगा, इसकी बात कीजिए तो ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा, इसकी बात कीजिए तो ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा। एक मिनट होगा, पता नहीं। एक मिनट वेट ना, ऐसा कैसे हो जा रहा है? अभी आ रहा है क्या? इज इट क्लियर नाउ? नहीं? ओके, ठीक है ठीक है, पता नहीं हो जा रहा हूँ। इसका हर हर पार्ट, हर पॉइंट किस में होगा? सर्कल में। यस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सबका सेंटर कहाँ पे? यहाँ। सबका सेंटर कहाँ पे? यहाँ। नेट तो मेरा सही चल रहा है अभी, क्या बोलूं मैं। फिर से समझिए, इसलिए इस क्वेश्चन को लास्ट में करा रहा हूँ। देखो यहाँ से, ये बताओ, ये ये रॉड है और ये इसका एक एक्सिस यहाँ पे है, वर्टिकल एक्सिस, इसके वोट ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा। तो ये पूरा जो रोटेट कर रहा है, तो सर्कल बनाएगा, ये बनेगा सर्कल ऐसा। तो यहाँ पे अगर सर्कल बन रहा है, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, हर ये किससे बना होगा? ये रॉड थिन रॉड है, थिन रॉड है, तो पॉइंट 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 से मिलकर बना होगा, थिन रॉड। तब बताओ, ब्लर है तो तुम्हारा तो अपना एक बार नेट चेक करो ना यार, अभी क्या बोलूं मैं। रिकॉर्डिंग फिर देख लेना। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये सर्कल ऐसा है। आई बात समझ में? dx तो स्मॉल सा एलिमेंट लिया ना, dx स्मॉल सा पार्ट है, dx जो है स्मॉल, एक पॉइंट मान सकते हैं। ऐसा सर्कल आएगा, तो मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो आपका रॉड है, x लेंथ पे एक स्मॉल सा एलिमेंट लिया dx, स्मॉल सा एलिमेंट लिया dx, जिसका मास क्या है? dm। इसका मास क्या है? dm। तो इसका मास dm को आप क्या लिखोगे? dm की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा इंटू dx। और लैम्डा क्या होगा? m बाई एल इंटू dx। करेक्ट? तो यहाँ से dm आ गया m बाई एल इंटू dx, m बाई एल इंटू dx। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप इसको। कोई भी एक ये या ये कोई एक ड्रॉ कर लीजिए, अभी देखते क्या आएगा टेंशन इसमें। डन।
तो यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे, जो स्मॉल सा एलिमेंट लिया है, ये स्मॉल सा एलिमेंट लिया है ये वाला, तो इस साइड टेंशन टी लिख देता हूँ, तो इस साइड टेंशन टी प्लस dt, टी प्लस dt। इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा है, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स इस साइड होएगा, या आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो, तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, और इसका मास कितना है dm, और इसके AC की वैल्यू क्या होगी, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये वाला रेडियस x है इसका, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होएगा, तो m इंटू डी एम इंटू ए सी। तो मास फोर्स कितना है, टी माइनस टी प्लस डी टी। डी टी क्यों लिखा, स्मॉल सा एलिमेंट लिया है तो मास थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए टेंशन इस साइड में इंक्रीज कर दे रहा हूँ। तो टी प्लस डी टी इक्वल्स टू डीएम कितना है, तो डीएम की वैल्यू क्या आ रही थी, एम बाई एल इंटू डी एक्स। ए सी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो देखो ये वाला टी टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी टी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। ये कांस्टेंट है, ये एक्स और डी एक्स ये वेरिएबल है। अब इसको अगर फाइंड करना है टेंशन, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो देखो जब x की वैल्यू l है, व्हेन x इक्वल्स टू l, टेंशन की वैल्यू क्या है, 0। जब x की वैल्यू x मान लेते हैं, वहां पे टेंशन t हो जाएगा, वहां पे टेंशन को क्या अज्यूम कर रहे हैं, t। तो ये हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t 0 टू t। ये कितना होएगा, m ओमेगा स्क्वायर बाई l, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2 l, और ये x है। तो ये वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस, ये हो जाएगा t माइनस 0, जगह m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये वाला माइनस इस साइड लाइए, ये माइनस को इस साइड लाइए, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई, तो m ओमेगा स्क्वायर बाय 2l इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये टेंशन किसका फंक्शन हो गया, x का। अब ये बताओ मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होगा, फॉर टी मार्क्स, टी मार्क्स के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, तो टी मार्क्स के लिए क्या होने चाहिए, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से टी मार्क्स कितना आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 12। टी मीन के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, l, है ना। हाँ, टी मीन के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, l। तो मिनिमम टेंशन 0 था, पहले ही फाइंड किया था। तो किसी भी डिस्टेंस पे एक्स की किसी भी वैल्यू पे अपन टेंशन फाइंड कर सकते हैं, टेंशन फाइंड कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो ये स्मॉल एलिमेंट जो है ना, ये स्मॉल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा बहुत आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी में ये स्मॉल एलिमेंट वो कंसिडर करेंगे कुछ पार्ट, कुछ क्वेश्चंस में। हाँ, ये देखो यहाँ से ये स्मॉल एलिमेंट लिया ना, इसका कुछ तो मास है ना, कुछ तो मास है ना यहाँ पे, डीएम इंटू डीएम मास है। तो यहाँ पे कुछ और मास है, अगर आप इतना पार्ट कंसिडर करो, ये वाला यहाँ से यहाँ, ये वाला डीएक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ मास है, यहाँ से यहाँ तक का मास m है मान लीजिए, बट यहाँ से यहाँ पे आप कंसिडर करोगे तो ये m प्लस डी एम हो जाएगा। dt क्यों ऐड करना है, अरे ये बोलो ये वाला dt, यहाँ समझिए एक मिनट, ये क्या है, मास m है, ये वाला मास क्या है, dm, ये वाला मास dm है ना। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप सिर्फ इतना फाइंड करते तो m मास के लिए फाइंड करते, और यहाँ से यहाँ फाइंड कर रहे हैं तो m प्लस dm मास के लिए फाइंड कर रहे हैं, m प्लस dm मास के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर टेंशन T होगा, तो जैसे मास इंक्रीज हुआ है, ये dm इज वेरी स्मॉल, dm इज वेरी स्मॉल, वैसे ही टेंशन जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। T प्लस ये जो समथिंग है dt, dt इज वेरी स्मॉल, क्योंकि dm इज वेरी स्मॉल, तो ये वाला जो dm है ये बहुत ही कम है, ये वैल्यू कम होगी, तो इसीलिए टेंशन जो इंक्रीज भी होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी dt वो टेंड्स टू 0 है। तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो इसीलिए इसको t माना। यहाँ पे dm है, m होता तो मैं कभी भी t प्लस dt नहीं अज्यूम करता। जैसे अगर इसका मास मैं मान लू m है, इसका मास m है, तो ये कभी भी मैं यहाँ पे अगर टेंशन t मान रहा हूं तो यहाँ पे t प्लस dt अज्यूम नहीं करता। आई बात समझ में, यहाँ पे dm है, dm इज वेरी स्मॉल, इसीलिए टेंशन यहाँ पे t होगा, तो इससे टेंशन इससे स्लाइटली ग्रेटर होगा। तो स्लाइटली ग्रेटर कितना, तो t प्लस dt, t प्लस dt।
तो टेंशन की वैल्यू 0 क्यों हो गई एल पे, ये बताइए मुझे, ये बताओ। ये वाली स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग है, ये रॉड ही मान लीजिए, ये इसके बाद रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये यहाँ पे x की वैल्यू l है। मुझे बताओ इसके बाद इस साइड कोई लेंथ है क्या इसका? तो लेंथ नहीं है। ये वाला एलिमेंट लिया, हाँ नहीं है, इतना क्लियर है। ये वाला एलिमेंट लिया, देखो यहाँ से इसके इस साइड भी इसका मास है और इस साइड भी मास है, तो यहाँ पे भी टेंशन आएगा, यहाँ पे भी टेंशन आएगा, ठीक है। ये वाला एलिमेंट लिया, ये वाला, तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट लिया, तो एक यहाँ पे टेंशन दिखाएंगे, है ना। यहाँ पे एक स्मॉल सा जस्ट थोड़ा सा पार्ट कंसिडर किया, dx मान लीजिए, यहाँ पे टेंशन दिखाएंगे। ये वाला एलिमेंट कंसिडर किया, ये वाला, या इतना पार्ट कंसिडर किया, हाँ कर सकते हैं। एक मिनट, एक मिनट, ये वाला पार्ट कंसिडर किया, तो इस साइड टेंशन आएगा, यहाँ पे कुछ है क्या? ये वाला पार्ट, इस साइड कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, पुल कुछ कर ही नहीं रहा है, इसीलिए टेंशन की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 0। जब तो जब x की वैल्यू l होगी तो टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि वहां पे कोई मास है ही नहीं x के बाद, तो उसको कोई पुल करने वाला है नहीं। जब तक पुल नहीं करेगा तब तक टेंशन की वैल्यू नहीं आएगी, तब तक टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, इसीलिए वहां पे टेंशन क्या हो गया? 0। यस, नहीं नहीं, ये बताओ मुझे, ये बताओ, ऐसे नॉर्मली समझो, ऐसे छोड़ दो पहले इसको, ऐसे कुछ अभी रोटेट कर रहा नहीं कर रहा, मुझे ये बताओ, ये इतना पार्ट लिया, ये रॉड है, इतना पार्ट कंसिडर किया एक, तो यहाँ पे टेंशन टी आएगा, यहाँ पे टेंशन टी आ रहा है, तो आप इसमें इस साइड क्या शो करोगे? टी, रॉड है ही नहीं ना उस साइड, यहाँ पे टेंशन आप क्या दिखाओगे? टी। इतने पार्ट में भी टेंशन टी होगा ना यार। अब इतना पार्ट लिया, इतना पार्ट, तो इसमें टेंशन तो ग्रेटर होगा ना, m प्लस डी एम हो गया है, टेंशन ग्रेटर होगा इससे, तो क्या दिखाओगे? टी प्लस डी टी। अब ये पार्ट और ये पार्ट शो करो, यहाँ पे टेंशन टी है और यहाँ पे टी प्लस डी टी है, स्लाइटली ग्रेटर होगा। तो आप ऐसे समझिए, पहले इतना एलिमेंट लिया फिर इतना एलिमेंट लिया, वैसे समझिए। अरे एक साइड टेंशन टी लिया, यहाँ पे कुछ मास आ गया, ये मास ऐसा है, इस मास यहाँ पे लिया है टेंशन टी, तो ये डी मास ऐड हो गया ना, तो इसमें टेंशन तो स्लाइटली ग्रेटर हो जाएगा, तो इसीलिए टी प्लस टी टी, इसलिए क्या? टी प्लस, यहाँ पे जितना है उससे कुछ ज्यादा, तो यहाँ पे टी है तो टी प्लस डी टी, टी से स्लाइटली ग्रेटर है, तो टी से स्लाइटली ग्रेटर है मतलब अगर टी को 1 मान लू, तो ये 1+0.0000001 ऐसा, तो उसको क्या लिख रहा हूं मैं? डी टी। उसको क्या लिख रहा हूं मैं? डी टी। नोट कर लीजिए। डन। देखो मास कांस्टेंट है बताया है, यहाँ पे m क्या है? m कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाता है? बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन, वेरिएबल क्या है? x। बताया यहाँ पे जो d के साथ रहे ना वही वेरिएबल होता है, जैसे dx लिखा तो x वेरिएबल, यहाँ पे dm होता तो m वेरिएबल, यहाँ पे d ओमेगा होता तो ओमेगा वेरिएबल, dl होता l वेरिएबल, है ना, x वेरिएबल है। डन। तो यहाँ तक थी सर्कुलर मोशन की स्टोरी। अब पढ़ेंगे अपन वर्क, पावर एंड एनर्जी।
WPE। ये क्या चल रहा है आज? नेट तो सही चल रहा है, फ्रीज कैसे हो गया? क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे? W। पता नहीं, फिर लग रहा है नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, कभी कभी हो जा रहा है। तो वर्क, इसको ऐसे समझिए आप। फिजिक्स में जो वर्क होता है और डेली लाइफ का जो वर्क है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है? डिफरेंट। इसका जो वर्क है ये किस पर डिस्प्लेसमेंट, ये किस पर डिपेंड करता है? ये वर्क डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस फोर्स। इस पे डिपेंड करता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। अब देखो, ये ब्लॉक ए है ना? अब इस पे आपने फोर्स लगाया, किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा दो एफ। तो अगर इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे और ये ब्लॉक यहां से डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया, अब कोई बोला सर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कब जाएगा इस डायरेक्शन में? जब मान लीजिए ये एंगल थीटा है, एफ कॉस थीटा है, और ये एफ साइन थीटा है, ये इस डायरेक्शन में कब मूव करेगा? जब एफ साइन थीटा जो है इस mg को बैलेंस कर लेगा। when f sin theta is greater than mg, then in that case block A will move along this direction, लिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में भी और x डायरेक्शन में भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 है, तो इस डायरेक्शन में भी जाएगा और इस डायरेक्शन में भी जाएगा। तो ये नेट जो है रिजल्टेंट मोशन इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पे अभी यहाँ से ये यहाँ पे आ गया है और इसका डिस्प्लेसमेंट s है, डिस्प्लेसमेंट s। तो वर्क यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे? तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट along the direction of force, या इसी को बोलते हैं वर्क इक्वल्स टू फोर्स along the direction of displacement into displacement। मतलब किस डायरेक्शन के फोर्स को लेना है? तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन के फोर्स को लेना है, या किस डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को लेना है? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को लेना है। तो अगर आप डिफाइन करोगे तो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ गया है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व कीजिए। किस डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में क्या है? एफ कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा इंटू एस। इसी को क्या लिखते हैं? डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। इसी को आप क्या लिख देंगे? डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, है ना? ये जो कॉस थीटा है इसी को आप एफ एस कॉस थीटा जो लिख रहे हैं, वेयर थीटा तो यहां से क्या हो गया? वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस, है ना? एंगल बिटवीन एफ एंड एस। एक बार थोड़ा फास्ट नोट कर लीजिए। डन। नोट करवाया हमसे, नोट कीजिए इसको।
डन ना। देखिए वर्क डन क्या आ रहा था आपका, एफ डॉट एस। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा वैल्यू 0 मतलब एफ पैरेलल है एस के, एफ पैरेलल एस के, तो डायरेक्टली वर्क डन क्या आ जाएगा इस केस में, वर्क डन को डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एफ इंटू एस। डायरेक्ट फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना है। जहां पे ये पैरेलल दिखे डायरेक्ट, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। थीटा 90 है तो वर्क डन 0 आ जाएगा। अब देखो डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को देखना होता है। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो यानी एफ इज एंटी पैरेलल टू एस, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एफ एस। तो जहां पे आपको एंटी पैरेलल दिखे वहां पे माइनस एफ एस हो जाएगा। मतलब वर्क क्या हो सकता है, वर्क कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और जीरो। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखो इसीलिए जब भी आप डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करते थे स्केलर को, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अब ये बताओ मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है, मैग्नीट्यूड कांट बी नेगेटिव। तो सिर्फ ये डिफाइन करना, सिर्फ ये डिफाइन करना कि स्केलर क्वांटिटी को अगर आप ऐसे डिफाइन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर, रॉन्ग हो जाएगा। अगर सही से आप ऑब्जर्व करो तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेगेटिव भी हो सकता है स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है ना डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर होता तो कुछ आता ना डायरेक्शन, है ना। डॉट प्रोडक्ट बताया ना स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए क्या होगा, जब भी डिफाइन करना होगा स्केलर को, तो स्केलर मतलब आप कैसे डिफाइन, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज सम वैल्यूज, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो वो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कैसी क्वांटिटी, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, जूल। एसआई यूनिट जूल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो लिख दिया है, मैं इस चीज को थोड़ा आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, बट इस चीज को यहाँ पे समझ लीजिए स्टार्टिंग में। स्टार्ट, हाँ न्यूटन मीटर वही जूल है, न्यूटन मीटर इसी को जूल बोलते हैं, न्यूटन मीटर। अब देखो यहाँ से स्टार्टिंग में एक चीज समझ लेते हैं कि वर्क डन क्या बोला है। वर्क डन अपन ने बोला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वैसा। तो ये डिफाइन किया। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जैसे देखो ये कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है एक पार्टिकल पे, ये इस पाथ के अलोंग जा रहा है, या ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, या हो सकता है कि ये पार्टिकल इस पाथ के अलोंग ऐसा है। तो देखो यहाँ पे हर पार्टिकल या पाथ 1 के अलोंग जा रहा है, या 2 के अलोंग जा रहा है, या 3 के अलोंग जा रहा है, हर केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। हर केस में डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या है, सेम है, ये वाला है। बट हर केस में वर्क डन सेम नहीं होगा। फोर्स सेम लग रहा है, मान लो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम है, तीनों केस में, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। फोर्स का एक्स कंपोनेंट इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, इसके लिए, तो भी वर्क डन सेम नहीं होगा। कब होगा सेम, जब वो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। जब फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तभी सेम होगा, वरना सेम नहीं होगा। तो वर्क डन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, है ना, फोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स,
फर्स्ट वन इज कंजर्वेटिव फोर्स, नेक्स्ट वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सेकेंड वन क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं, इसीलिए तो अभी डिफाइन कर रहा हूं, लास्ट में जाके कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसको नॉर्मली लास्ट में पढ़ाते हैं। नहीं, सेम जरूरी नहीं है, वो पाथ पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, इसको इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन फोर्सेस आर, एक मिनट रुको ना, समझ लेंगे एक बार। फोर्सेस आर क्लासिफाइड, एक एक मिनट, अभी ऐसे नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन फोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स पहला क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। इसको नॉर्मली लास्ट में पढ़ते हैं, बट स्टार्टिंग में कि आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि वर्क डन क्या है, कैसे फाइंड करना है, किस केस में कैसे फाइंड करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? इफ द वर्क डन बाय फोर्स, इफ द वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन इनिशियल, इतना नोट कर लीजिए पहले, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको समझ सब क्लियर हो जाएगा, क्यों नहीं सेम होगा, क्यों होगा, सब आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए एक बार पहले। नहीं, स्टेट नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, है ना। स्टेट फंक्शन सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन स्टेट फंक्शन है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए पाथ फंक्शन है, मतलब कंजर्वेटिव के लिए पॉइंट फंक्शन हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव के लिए पाथ फंक्शन हो जाएगा। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, आएगा भी, एक बार नोट तो कर लीजिए, सब आना है, डिस्कस भी करेंगे इन सबको आगे, जैसे जैसे अपन चैप्टर पढ़ते जाएंगे, आएगा ना, सब आना है, कब आएगा कंजर्वेटिव, कब होगा नॉन कंजर्वेटिव, क्रिस्टल क्लियर होगा। इफ द वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल, डन, नोट कर लिया याद तक। डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी होती थी? स्केलर क्वांटिटी। जैसे आप यहां से देखो, W इक्वल्स टू क्या है? एफ एस कॉस थीटा, ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो एक वैल्यू आएगी, कोई वेक्टर नहीं आएगा, है ना, कोई वेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि डॉट है, इसलिए क्रॉस होता तो वेक्टर क्वांटिटी होती। if the work done by the force depends on initial and final final position, initial and final position of the path followed by the particle, followed by the particle is known as, is known as conservative force, conservative force। मतलब जिस फोर्स का वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वैसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एग्जांपल क्या आएगा? एग्जांपल आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कांस्टेंट स्प्रिंग फोर्स,
स्प्रिंग फोर्स, इन सब का वर्क डन फाइंड करेंगे अपन। तो देखना, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन फाइंड करेंगे तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। स्प्रिंग फोर्स, कांस्टेंट फोर्सेस, फोर्सेस एक्सेट्रा, ये सब कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे F इक्वल्स टू कहीं पे लिखा है 5 न्यूटन फोर्स, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, न्यूक्लियर फोर्स वो सब। डिस्प्लेसमेंट देखना है ना अपने को, डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स जो आएगा वो भी, वहां पे डिस्प्लेसमेंट अपन उतना कंसिडर करते नहीं, इसीलिए यहाँ पे उस पार्ट को अपन डिस्कस नहीं करने वाले हैं। देखो यहाँ पे, हाँ, उस कांस्टेंट फोर्सेस मतलब जैसे F इक्वल्स टू 5 न्यूटन, इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का। तो ये कैसा फोर्स हो गया, कांस्टेंट फोर्स। कैसा फोर्स हो गया, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट फोर्स हो गया, तो ये कंजर्वेटिव होगा ही। तो अगर मान लीजिए ये ब्लॉक है और ये इस पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, इस पे फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये ऐसा पाथ को फॉलो कर रहा है, इस पाथ को फॉलो करता हुआ आ रहा है, इस पाथ को फॉलो करता हुआ आ रहा है, और इसका एक्स डायरेक्शन में फोर्स 5 न्यूटन है। ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ आ रहा है और इसका भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स 5 न्यूटन है। तो सबका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में सेम है, डिस्प्लेसमेंट तो सबका सेम है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स भी सेम है। तो यहाँ पे 1 2 3, अगर यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव है, तो यहाँ पे W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W3 हो जाएगा। किसके लिए आएगा, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। फोर्स की वैल्यू सब केस में फोर्स क्या है, इक्वल है, एफ एक्स इक्वल है, सेम है, डिस्प्लेसमेंट तो सबका सेम है ही। तो ये कांस्टेंट फोर्स है, तो उस केस में सिर्फ आपको क्या देखना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखना है, इनिशियल और फाइनल। उसका पाथ क्या है वो मैटर करता ही नहीं है, किसके लिए, कांस्टेंट फोर्सेस के। अगर कहीं पे ऐसा है, जैसे यहाँ पे mg आ गया, है ना, मान लीजिए ये यहाँ पे था mg, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, h आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वो यहाँ से यहाँ आया, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, और ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो अब ये डिपेंड करता ही नहीं है कि ये इस डायरेक्शन से ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसा ऐसा करके आया, कुछ मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। तो यहाँ से वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, इसको ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलेंगे इसको। तो mg है इस डायरेक्शन में, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कितना है, h, तो mgh डायरेक्ट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। और भी बताता हूँ कैसे फाइंड करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, पहले इतना नोट कर लीजिए आप। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको।
प्रोजेक्टाइल नहीं, देखो प्रोजेक्टाइल में वर्क डन अगर फाइंड करना है तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। पूरे पाथ का वर्क डन फाइंड करोगे तो हमेशा mg किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, फोर्स कैसा है, कांस्टेंट फोर्स mg है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री पे आ गया ना वो, तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सब आएगा इसमें, क्लियर हो जाएगा आपका। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन की डायरेक्ट अगर स्पीड फाइंड करनी है तो आप वर्क पावर एनर्जी से भी फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया। कहीं पे ऐसा आ गया देखो, एफ सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स है, किसका फंक्शन है, एक्स का, या एफ सिर्फ वाई का फंक्शन है, या एफ सिर्फ जेड का फंक्शन है। इधर एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई और फंक्शन ऑफ जेड, तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होएगा। तो ये भी कैसा फोर्स होएगा, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, यस। तो यूनि डायरेक्शनल फोर्स जो होगा, ये यूनि है ना, यूनि डायरेक्शनल फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, कंजर्वेटिव इन नेचर। हाँ, लेकिन अगर ये ऐसा आ गया एफ इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, या फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इस टाइप से कुछ दिखेगा, तो इसमें आपको कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, हाँ, ये इस केस में ये क्या होता है, मे बी, मे और मे नॉट बी कंजर्वेटिव। तो वो कैसे फाइंड करेंगे कि वो कंजर्वेटिव होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए एक मेथड है, मतलब एक फॉर्मूला टाइप का है, डेल है, इसको नेबुला बोलते हैं, नेबुला। तो डेल की जो वैल्यू होती है, पहले समझो, ये डेल जो होता है वो होता है आई डी बाई डी एक्स, ऐसा होता है, डी बाई डी एक्स, जे डी, डेल भी बोल सकते हो, डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये ऐसा होता है। ये जो है डेल बाई डेल एक्स की मीनिंग क्या है आगे बताऊंगा, फिर अभी थोड़ा सा समझ लीजिए बस। और एफ मान लीजिए ये ऐसा है, एफ एक्स आई एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो डेल क्रॉस एफ जो होगा, डेल क्रॉस एफ, ये क्या आएगा, आई, ये वेक्टर है, जे के, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, डी बाई डी एक्स, डी डेल है। ये ऐसा डी बाई डी एक्स मत लिखना, ये ऐसा है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, इसी चैप्टर में सिखाऊंगा मैं। ये है डी बाई डी वाई और ये है डी बाई डी जेड, है ना। सिर्फ अभी नोट कर लेना है इस वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को सिर्फ नोट कर लेना है अभी। इसको आगे, ये डी की मीनिंग क्या है, ये डी बाई डी एक्स ये डिफरेंट है, डिफरेंशिएशन ये भी होएगा, बट ये डिफरेंट ऑपरेटर है, इसकी मीनिंग कुछ और होती है, और डी बाई डी एक्स या डेल बाई डेल एक्स की मीनिंग डिफरेंट होती है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। और एफ एक्स एफ वाई एफ जेड ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो, एफ डेल क्रॉस एफ इज जीरो, देन एफ जो होगा वो कंजर्वेटिव होगा। तो कंजर्वेटिव का को फाइंड करने के लिए ये एक फॉर्मूला होता है, डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू जीरो। तो इफ एफ इज डेल क्रॉस एफ इज जीरो, देन एफ इज कंजर्वेटिव, अदरवाइज ये फोर्स कैसा हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। अब ये इसकी क्या मीनिंग है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं, है ना। इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, डेल बाय डेल एक्स को, इस टाइप का जो डी लिखा होगा तो पार्शियल डेरिवेटिव आता है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, इतना नोट कर लीजिए आप पहले। हाँ, डिटर्मिनेंट जीरो, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो अगर आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट ये जीरो आ गया, मतलब एफ कंजर्वेटिव, नोट कर लीजिए। तो अब देखो, यहाँ पे अगर कोई एक्स का फंक्शन है तो सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ उसका पाथ, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन इंपॉर्टेंट है बस। लेकिन अगर यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव हो गया तो उसमें पाथ भी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट लिख देता हूँ उसका भी डेफिनेशन नॉन कंजर्वेटिव का, तो उसमें पाथ इंपॉर्टेंट, पाथ मैटर करता है।
नोट कर लो इसको, इसको कर्ल बोलते हैं, कर्ल। ये अभी नहीं सीखना है, CURL। ये ऐसा डेल क्रॉस एफ लिखा ना, इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ। NA। अरे ऐसे याद रखो ना, कर्ल ऑफ एफ, यहाँ पे कर्ल ऑफ, यहाँ पे मुंबई लिख दिया तो कर्ल ऑफ मुंबई, कर्ल ऑफ अंधेरी, वैसा। लेकिन अंधेरी को वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। हाँ वो डेल्टा, डेल्टा होता है ना, डेल्टा ऐसे होता है ना, डेल्टा। तो ये वाला डेल। डेल। तो d/dx या del/del x, del/del x। हाँ निबला वेक्टर है। अरे इतना कर सकते हैं ना, ये फाइंड कर सकते हैं ना, ये फाइंड कर सकते हैं ना, कर्ल ऑफ एफ फाइंड कर सकते हैं ना, ये फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बस यही फाइंड करना, और कुछ नहीं जानना है, ये क्या होता है नहीं होता है, ये कुछ नहीं जानना है ना। अरे एन है। ठीक है। वैसे ये सब तुम जाओगे ना इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, ये वाला साइन पढ़ोगे, कर्ल ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ, वो सब डाइवर्जेंस, वो बस इतना जानना है कि कैसे फाइंड करते हैं, उसको समझो ना बस। सेकंड क्या था? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसके लिए क्या होगा? इफ द वर्क डन बाय फोर्स, द वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन द पाथ, the path followed by, followed by the particle, followed by the particle, then the force is said to be, said to be non-conservative in nature, non-conservative in nature। तो इसका एग्जांपल कैसा होगा? पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो कैसा? फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, मतलब कोई भी रेजिस्टिव फोर्स होगा ना, ये सब कैसा फोर्स होगा? नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। कोई भी रेजिस्टिव फोर्स है तो वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। सरफेस टेंशन फोर्स नहीं होता है, सरफेस टेंशन फोर्स नहीं होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सेंट्रिपिटल फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है। टेंशन, अब ये बताओ टेंशन का वर्क डन क्या फाइंड किया आज तक? तो क्या टेंशन का वर्क डन कितना फाइंड किया? 0। देखो यहाँ से कुछ कुछ नोट करके एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, फोर्स लिखो ना इसको, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, रेजिस्टिव फोर्सेस। तो एक दो पॉइंट थोड़ा सा नोट करके, तो वर्क डन, बॉयंट फोर्स, देखो यहाँ पे बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स ये दोनों डिफरेंट है। विस्कस मतलब वो पोज कर रहा है, बॉयंट मतलब डिस्प्लेस हो रहा है इसीलिए फोर्स लग रहा है, तो वो रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता है।
बॉयंट फोर्स जो है वो रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता है ना, इसलिए उसके बारे में बात पाथ पे थोड़ी डिपेंड करेगा, वो तो डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम सबमर्ज है उसका, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स, कब होगा, डन बाय अ फोर्स व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स बाय सम डिस्टेंस, है ना, जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो मूव करेगा तभी वर्क होगा, वरना वर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वरना वर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब देखो, जब भी तुम वर्क डन फाइंड करोगे तो एफ डॉट एस लिखोगे, या स्मॉल वर्क होगा डीडब्ल्यू, तो डीडब्ल्यू को लिखोगे एफ डॉट डीएस। तो कुछ ना कुछ तो इंटरवल होगा ना, कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो इसीलिए वर्क जो डिफाइन होगा, तो वर्क इज डिफाइंड फॉर, वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट, there is no term like instantaneous work, कोई इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं होता है ना। स्मॉल डीएस भी जो आएगा डिस्प्लेसमेंट कहीं पे, जैसे डीडब्ल्यू फाइंड किया तो एफ डॉट डीएस, स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन डीडब्ल्यू हो जाएगा, तो ये भी डीएस भी जो है वो स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट है ही, वो स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट वो डीटी टाइम में कवर करेगा, कितने टाइम में, डीटी टाइम में। इसीलिए वर्क इज डन फॉर एन इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो टर्म लाइक इंस्टेंटेनियस वर्क, है ना। आगे भी लिख सकते हैं सिमिलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, आई बात समझ में। तो इंस्टेंटेनियस वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो वर्क हमेशा किसके लिए डिफाइन होगा, इंटरवल या डिस्प्लेसमेंट के लिए। नोट कर लीजिए इतना पहले। डन ना, इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार, डिस्प्लेस होगा तभी ना। अरे क्या बोला, जैसे अगर मान लो ये फोर्स है या ये ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगा रहे हो, तो जहां पे फोर्स लगा रहे हो वो मूव तो करना चाहिए ना वो पॉइंट, अगर मूव ही नहीं करेगा तो वर्क डन होगा क्या, नहीं होगा। वही तो लिखा है, वर्क इज said to be done by a force when its point of application moves by some distance। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट, वर्क किसके लिए डिफाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफाइन है। हाँ किसी भी देखो, क्या कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहे हो, ये बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई, v कांस्टेंट हो गया, तो इस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, नहीं ना। तो देखो इस पे फोर्स होगा बट नेट फोर्स जीरो होगा, जैसे यहाँ पे F1 F2, इस साइड F3, आता है आगे, वो सब आएगा, जैसे 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 चैप्टर पढ़ते जाओगे आएगा, बताया है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, डॉट प्रोडक्ट से अपन उसको डॉट प्रोडक्ट से फाइंड करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला बताया है आपको वो सब। यहाँ से देखिए, ये F1 प्लस F2 है,
अरे बताया ना वेक्टर में, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, वर्क डन बताया है, पावर बताया, इंस्टेंटेनियस पावर याद है, वर्क डन, इंस्टेंटेनियस पावर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, उन सब का होता है यूज। और ये भी बताया कि अभी इन सब का जो है, इन सब की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसको अभी नहीं जानना है। क्या बताया था, चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आ रहा है वर्क डन, पढ़ रहे हैं ना अभी, क्या है वो। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स का वर्क डन जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जो होगा उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये किसके लिए डिफाइन होगा, इंटरवल के लिए, कोई भी एक इंटरवल है या डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए डिफाइन होगा वर्क डन। इंस्टेंटेनियस नहीं होगा कुछ, मतलब किसी भी एक इंस्टेंट पे नहीं होगा। जैसे क्या है, ये t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू t1 पे। अब ऐसा नहीं पूछ सकते, पहले क्या होता था, वेलोसिटी t इक्वल्स टू t1 पे फाइंड कर लेते थे ना। अपन कभी भी क्वेश्चन ये नहीं आएगा फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एट t इक्वल्स टू t1 एट t इक्वल्स टू t1, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। कभी ना कहीं इंटरवल होना चाहिए। अरे वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए कि यहां से यहां तक, जब पार्टिकल ये ब्लॉक यहां से यहां मूव कर रहा है, कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फाइंड द वर्क डन बाय दैट अप्लाइड फोर्स, है ना। व्हेन पार्टिकल या व्हेन ब्लॉक मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड, t इक्वल्स टू 3 सेकंड, इंटरवल में होगा। ऐसा नहीं पूछेगा फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। क्या होगा क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 4। नहीं, डीएस देखो, डीएस इज वेरी स्मॉल, बट है तो कुछ, ऐसा थोड़ी कि डीएस डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला, डीएस इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट है ना, कितने टाइम का, dt, हाँ टेंड्स टू 0 है, बट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कितने टाइम में, dt टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया है, ऐसा कभी होगा, ऐसा नहीं होगा ना। जैसे डीएस ले रहे हैं, तो डीएस कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए एस की वैल्यू एस है, और स्मॉल सा ये इतना ही तो होगा, कम से कम इतना तो होगा ना डीएस, ये वाला, बट होगा। t इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल्स टू t प्लस डी, या t इक्वल्स टू 0 है तो दूसरा टाइम t इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो dt टाइम में ही जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को कंसिडर करना है, किसी भी एक पॉइंट के लिए नहीं होगा। जैसे अपन कैसे फाइंड करते थे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ऐसा फाइंड करते थे ना, ऐसा आता था क्वेश्चन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, या जो भी फोर्स है वहां पे, अप्लाइड फोर्स एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, कोई मीनिंग नहीं है इसकी, कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट हो गया। ये स्टेटमेंट या तो ऐसा होता है इतना डिस्प्लेस हुआ है, या स्टेटमेंट ऐसा होता है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3 सेकंड, t इक्वल्स टू 1 टू t इक्वल्स टू 5 सेकंड, इंटरवल, या t इक्वल्स टू 1 टू t इक्वल्स टू 1.2 सेकंड, इंटरवल होना चाहिए, उसके लिए डिफाइन होगा। थर्ड पॉइंट, फॉर फॉर अ फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, नहीं, फिर से अब देखो, 9th सेकंड का मतलब क्या है, nth सेकंड का मतलब क्या है, क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाए, कैसे फाइंड कर पाएंगे t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे वर्क डन। एक मिनट समझो, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, फाइंड दी वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स फ्रॉम फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3 सेकंड, या ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, फाइंड दी वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन थर्ड सेकेंड। तो थर्ड सेकेंड का इसकी मीनिंग क्या बताइए आपको, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड।
इसकी मीनिंग तो यही बताई ना आपको। थर्ड सेकेंड का मतलब क्या, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, इसकी मीनिंग ये। या क्वेश्चन में ऐसा रहता, फाइन द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड का मतलब क्या होता है, t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। क्लियर, अभी बात आई समझ में। तो ऐसा होना चाहिए। हाँ रेंज की, यस करेक्ट, रेंज चाहिए। इसको क्या नोट करोगे, इस टाइप का एग्जाम्पल समझ लीजिए, ऐसा है, इसकी मीनिंग क्या है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, टाइम भी हो रहा है, थर्ड पॉइंट थोड़ा फास्ट लिखे तो, फॉर अ, नहीं नहीं उसको समझ में आया ना कि इंटरवल चाहिए आपको। फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, पर्टिकुलर, for a particular displacement, work done by a force, work done by a force is independent of types of motion, types of motion, types of motion, that is whether it is, whether it moves with constant velocity, moves with constant velocity, constant acceleration or retardation, constant acceleration or retardation, etc. अब किसी को ये लग रहा है सर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फोर्स तो जीरो हो जाएगा, क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय अ फोर्स, ऐसा नहीं लिखा कि वर्क डन बाय नेट फोर्स, ऐसा स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे, वर्क डन बाय नेट फोर्स नहीं बोल रहा हूँ। जैसे ये ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ आ गया है, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ऐसे, यहाँ पे बहुत सारा फोर्स लग रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा तो नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे F1 है, ये F2 है, ये F3 है, बहुत सारा फोर्स है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है, एक्सेलरेशन है या नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो अगर लेकिन आपको F1 से वर्क डन फाइंड करना है तो इधर पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग और नॉट, है ना। तो इन बोथ केसेस वर्क डन बाय F1 कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय F1 इज W1 बोल दीजिए तो डायरेक्ट F1 इंटू एस लिख देंगे, F1 इंटू एस डायरेक्ट ये आ जाएगा, है ना। ये एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा उसे, क्योंकि अपने को किससे मतलब है, डिस्प्लेसमेंट से, कितने टाइम में कवर कर रहा है उसे थोड़ी मतलब है। अगर फोर्स, कोई भी एक फोर्स गिवन है तो, कोई भी एक फोर्स गिवन है ना, तो ऐसा नहीं कि सर, नहीं नेट फोर्स नहीं है, क्योंकि अगर नेट फोर्स होगा, सपोज कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसमें नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा ना, उस केस में इस ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो है ना। तो मैं ऐसा मान अज्यूम कर रहा हूँ, इस पे फोर्स जो लग रहा है F1, F2, F3, तो कोई भी एक फोर्स कंसिडर कर लीजिए, F1 कंसिडर कीजिए, F3 कंसिडर, इंडिविजुअली कंसिडर कर लीजिए किसी भी फोर्स को, तो उसका वर्क डन जो होएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन होगा। कब, जब उसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है तब। आई बात समझ में। हाँ बस दो तीन, एक दो पॉइंट है, दो तीन भी नहीं, एक दो पॉइंट है, लिखा देता हूँ। नेट, अरे यार क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, स्टेटमेंट एक बार रीड करो ना, कहीं पे लिखा मैंने नेट, नेट का तो अगर कांस्टेंट है तो जीरो आ जाएगा, एक्सेलरेट कर रहा है तो डिफरेंट आ जाएगा, नेट का तो अलग आएगा ना। टाइम कितना हुआ, 6:52 हो गया, अरे छोड़ देता हूँ, एक दो पॉइंट, एक एक बस
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में लिखते आगे, यहाँ से आगे, टाइम बहुत हो गया, नोट कर लो इसको, 2-3 पॉइंट है इसमें, उसको नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू यहाँ से आगे करेंगे। ठीक है, हाँ, नेट फोर्स का वर्क डन, जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी है तो 0 होगा, एक्सेलरेशन होगा तो डिफरेंट होगा, नेट फोर्स का डिफरेंट होगा, बट इंडिविजुअल फोर्स का, हाँ, इसका वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा। चलो, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।